हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सारा घर खाली हो गया। जीजी याद है ना, मैंने कहा था कि लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये उसी लालच का फल है। सही कह रहे हो, ये मेरे लालच का फल है। इतने महीनों में इतना लालच किया कि भगवान ने एक बार में ही छीन लिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। गंगा और शीला दोनों ही जुड़वा बहनें होती हैं। दोनों की शादी एक ही घर में होती है। हमेशा ही दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहती थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। गंगा बहुत ही लालची थी, तो वहीं शीला हर एक चीज की कदर करना अच्छे से जानती थी। वहीं गंगा के लालचीपन की हवा तब लग जाती है जब उसके दोनों बेटों की शादी एक अमीर घराने की लड़कियों से होती है। माँ, अब तो आप खुश हो ना? देखो, आपके घर की बहुएं आ गई। पूरे दिन तो हमेशा बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, यही रामायण गाती रहती थी। लो, हमने कर ली शादी। बहुत खुश हूँ बेटा, इतनी सुंदर बहू आई है मेरी। अच्छा माँ, मासी, आप दोनों ही मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। सुहाना और मंगल दोनों ही बहुत अमीर परिवार से हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो इनसे ज्यादा कुछ काम मत करवाना, वो इन्होंने कभी किया नहीं होगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। दोनों को कुछ आता ही नहीं होगा। तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, इन दोनों को यहाँ सास का नहीं बल्कि माँ का प्यार मिलेगा। ठीक कह रही हूँ ना जीजी मैं? हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं तो आज बहुत खुश हो गई हूँ। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। अमीर परिवार में रिश्ता जो जोड़ा है। अरे मेरे घर में दो दो लक्ष्मियाँ बन के आई हैं बहुएं, और आई है तो दहेज भी बहुत सारा लाई होगी। बहुओं, तुम दोनों कभी भी किसी भी बात को लेके परेशान मत होना। और बेशक हम तुम्हें वो सुविधा ना दे पाए जो तुम्हें मिली हुई है, लेकिन इस घर में तुम्हें प्यार की कमी कभी नहीं होगी। और हम बहुत खुश हैं कि हमें इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली हैं। माँ जी, हमें भी बहुत खुशी है कि हमें आपकी जैसी इतनी प्यारी सास मिली है। और मेरे पापा कहा करते थे कि कभी भी एक बड़े घराने में अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो मेरे पापा ने ना एक ट्रक में कुछ सामान भेजा है ससुराल के लिए, तो आप बता दो कि वो सामान कहाँ रखवाना है। क्या? बहुत सारा सामान? अरे वाह वाह, अब तो मेरा घर ही भर जाएगा। अरे यहीं रख दो सारा सामान, और एक काम करो, तुम दोनों अपने कमरे में चली जाओ, और ये काम वाम ना मैं देख लूंगी। तुम लोग ना चिंता मत करो। अरे अरे बहुओं, इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पापा ने तुम दोनों बच्चियों को हमें सौंपा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यही सबसे बड़ा दान है हमारे लिए। क्या कह रही हो शीला? अरे घर में लक्ष्मी आ रही है तो आने दो ना, भला मना करने की क्या जरूरत है? जीजी, किसी दिन तुम्हारा ये लालच ना तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। बहुओं, अब तुम जाओ अपने कमरे में। मैं करण और दीपक को कह के सारा सामान घर में रखवा दूंगी। हाँ, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और हम सामान रखवाने में मदद करते हैं माँ की। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी गंगा ट्रक में आया सामान अपने घर में रखवाती है और बहुत खुश होती है। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन, नया फर्नीचर, ये सब सामान देखकर तो गंगा बहुत खुश होती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जीजी, इतना लालच करना सही नहीं है। दोनों बहनें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? हम भी दूसरों की तरह लालची हैं। चुप, फालतू बात कर रही है। अरे इतना सारा सामान दिया उन्होंने, अगर वापस भेज देते तो बेवकूफ समझते हमें। मैंने तो बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे भी हम हमेशा गरीबी में रहे हैं, तो अगर ये सामान घर में ना ही आता तो हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होती। वही तो, सारी जिंदगी गरीबी देखी है मैंने। अब क्या चाहती है? पूरी जिंदगी गरीबी में रहे? हम किस्मत वाले हैं जो उन्होंने अपनी बेटियां दी है हमें, वो भी दहेज के साथ। गंगा का लालच देखकर शीला को अब बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी लालच का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। खैर, घर में अब इतना सारा सामान आ गया था, तो दोनों ही घर का सामान सेट करने में लग जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई होती है, तो वही मंगल बहू एक बहुत ही महंगी डिश बनाती है।
क्योंकि उनके घर के शेफ हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा बनाते थे। तो वही सुहाना खीर और हलवा बनाती है, जो उसे उसकी माँ ने बनाना सिखाया था। आजकल पहली रसोई में खीर और हलवा ये कौन बनाता है? अरे कुछ अच्छा बना लेती। अरे तुम लोग अमीर घर से हो और अमीरों वाला खाना बनाती ना तो ज्यादा अच्छा होता। माँ जी, वो मंगल है ना, उसने ना एक बहुत बढ़िया सी डिश बनाई है, जिसका आप अगर नाम सुनोगे ना तो आप तो खुशी हो जाओगे। और ये डिश पता है आपको, हमारी माँ ने सिखाया था। बहुत अच्छा बनाती है माँ, हमें भी बहुत अच्छे से आता है। और तो और हमारी माँ की ये सोच है कि बेटी को ना हर चीज आनी चाहिए बनाने। जीजी, आपको याद है पहले हम हलवा और खीर खाने के लिए किसी के जन्मदिन का इंतजार किया करते थे। आप कितना ज्यादा हलवा और खीर खाती थी ना। मैं तो भूल गई थी कि हम गरीबों के लिए यही खाना 5 स्टार होटल के समान होता है। अच्छा मंगल बहू, क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मैंने श्रीखंड बनाया है, कि आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, तुम दोनों को खाना बनाना भी आता है। और वो भी इतना अच्छा। चाहे कितना भी अमीर परिवार हो, लेकिन संस्कार तो तुम्हारे अंदर बराबर है। मुझे लगता है कि हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। हाँ हाँ, पैसे से और सामान से भी घर भर गया है, मजा आ गया है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भगवान इतना कुछ देंगे मुझे। जीजी, तुम्हारा लालच तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। ए तू चुप कर रे, जब देखो अमिताभ बच्चन बनने आ जाती है। बड़ी आई सूर्यवंशम की हीरा ठाकुर। चुपचाप से ना बहू ने जो बनाया है ना वो खा ले, और है ना मुझे राय मत दे। गंगा खीर हलवे को साइड करती है और श्रीखंड खाती है, क्योंकि उसका लालच ही खत्म नहीं हो रहा था। तो शीला दोनों ही चीजें बराबर से खाती। अब दोनों बहनें अपनी दोनों बहुओं को गहने देती हैं शगुन के तौर पर, और गंगा मंगल को ज्यादा अच्छी चीज देती है, क्योंकि उसकी डिश उसे बहुत पसंद आई थी। वो सुहाना को हल्की सी सोने की चैन देती है। जीजी, जब बहुएं हम में फर्क नहीं कर रही हैं, तो आप क्यों कर रही हो? ए तू चुप करना, कितनी राय देती है तू? ऐश्वर्या राय है क्या? अरे मैं कोई फर्क नहीं करती हूँ किसी में। जिसके लिए दोनों बहनें अपने पतियों के साथ अपने मायके जाती हैं और पग फेरे की रस्म करके वापस अपने ससुराल आती हैं। दोनों अमीर बहुएं अपने मायके से बहुत सारा सामान लाती हैं और खूब सारे गिफ्ट्स, और अपनी सास को दिखाते हुए बोलती हैं, माँ जी देखो, मेरे पापा ने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया है, और ना माँ जी ये भी कहा है कि अगली बार जब मैं मायके जाऊंगी ना तो वो मुझे और इनको एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे। हाँ माँ जी, पापा ने ना सोने के गहने दिए हैं, और तो और माँ ने ना 2-3 महंगी महंगी साड़ियाँ भी दी है। शादी के बाद ना उनकी बेटी पहली बार गई थी ना मायके, इसलिए उन्होंने ना बहुत सारा सामान दिया है। अच्छी बात है बहू, तुम दोनों की माँ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, ससुर जी तो कह रहे थे कि बेटा गाड़ी ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं ससुर जी, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, वो मुझे भी शगुन के तौर पर बहुत सारे पैसे दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। हाय हाय, कैसे निकम्मे बेटे हैं मेरे। अरे घर में आती हुई चीज को मना नहीं करते, नास पीटो। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा, वैसे भी हमें इन सब चीजों की आदत नहीं है। हाँ, तू अपनी हरकतें नहीं सुधारेगी, जब देखो तब राय देने आ जाती है। अच्छा ये सब छोड़, बहू तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया क्या? कहीं खाली हाथ तो नहीं भेज दिया? हमारे पापा ने ना ये लिफाफे दिए हैं, और इसमें शगुन के तौर पे ना 1100 रुपए। ये लीजिए माँ जी। क्या बेटा, बस उन्होंने 1100 रुपए दिए? अपनी बेटियों को तो उन्होंने इतना कुछ दिया, और ससुराल वालों को बस 1100 रुपए। जीजी, जो भी उन्होंने दिया है उसे हमें रख लेना चाहिए ना। वैसे भी बहुओं को अपने घर वालों से कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो वो देते हैं उसे इज्जत के साथ स्वीकार करना चाहिए। अरे कम से कम साड़ियाँ तो दे सकते थे ना, भला ये क्या बात हुई? अरे उनको पता नहीं था क्या बेटियों को कपड़े देके भेजते हैं ससुराल? मैं तो थक चुकी हूँ दीदी आपको समझा समझा कर, अब तो भगवान ही आपकी अकल ठिकाने लगाए। माँ जी, मासी जी, हम जो साड़ियाँ लाए हैं ना वो आप रख लीजिए। वैसे भी हमारे पास ना बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अच्छा एक बात बता, वो साड़ियाँ महंगी है क्या? हाँ, वो सारी साड़ियाँ तो शादी में माँ ने ही हमें दी थी, तो अब यही रखी होंगी। लाओ लाओ, कह रही हो तो मैं रख ही लेती हूँ, वरना तुम्हें बुरा लग जाएगा। अब इसी तरह गंगा का लालच
दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब मंगल और सुहाना उन्हें इन बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उस घर में आकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन शीला दिन रात अपनी बहन को टोकती रहती, लेकिन गंगा को उसकी बातें कहाँ समझ आने वाली थी। कई महीने बीत जाते, फिर एक दिन की बात है। अरे करण, दीपक, मैं सोच रही हूँ आज ना बाहर खाना खाने चलते हैं, बहुओं को भी अच्छा लगेगा। लेकिन माँ क्या करेंगे बाहर जाकर? इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर ही कुछ अच्छा सा बना लेंगे। और वैसे भी माइक्रोवेव घर में आया है, तो हम घर में ही पिज्जा बना लेते हैं। अरे बहुओं को भी अच्छा लगेगा, मैंने तो बस इसी वजह से कहा था। लेकिन पैसे बर्बादी क्यों करने हैं? अरे आप चिंता क्यों करते हो? शादी में पापा ने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे, वो कब काम आएंगे? हाँ, मुझे तो पता था कि इनके पास पैसे होंगे और मैं तो चाहती थी कि ये पैसे निकाले। जीजी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ए, तुझे चलना है तो चल, और ये फालतू की राय दी ना तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। सभी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। यूं तो गंगा ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी थी, लेकिन गंगा ने इतना सारा खाना मंगवा लिया था जो किसी से खाया भी नहीं गया, और सारा खाना बर्बाद हो गया। जैसे तैसे खाना खाकर सभी देर रात अपने घर आते हैं, और सभी अपने घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। हाय राम, ये घर को क्या हो गया? हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? माँ, हमारे घर में तो चोरी हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि घर में चोरी हुई है। बहुएं जो भी लाई थी वो सब सामान चोर ले जा चुके हैं। जो साड़ियाँ बहुओं ने गंगा को दी थी वो साड़ियाँ भी अब चोर ले जा चुके थे। घर में अब सिर्फ वही सामान था जो बहुओं के आने से पहले था। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सारा घर खाली हो गया। जीजी, याद है ना, मैंने कहा था कि लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये उसी लालच का फल है। सही कह रहे हो, ये मेरे लालच का फल है। इतने महीनों में इतना लालच किया कि भगवान ने एक बार में ही छीन लिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अरे माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? वैसे ही हमारे पास पहले भी कहाँ ही कुछ था। अब चला गया तो चला गया, अब परेशान होकर क्या ही करोगी? ज्यादा चिंता करोगी तो चिता पे लेट जाओगी और एक्स्ट्रा खर्चा होगा हमारा। इससे अच्छा है ना माँ, शांत रहो। हाँ, वैसे भी हमें तो इसी तरह से रहने की आदत भी है। और माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे आप लोग रहा करते थे। गंगा को अब समझ आ गया था कि शीला उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने कभी भी लालच ना किया होता और कभी भी महंगी और लग्जरी चीजों की आदत ना डाली होती, तो आज उसे इन सब चीजों की परेशानियों का सामना नहीं करना होता। लेकिन इतने महीनों में उसे उन सभी लग्जरी चीजों की आदत पड़ चुकी थी, तो अब उसे काफी परेशानी हो रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच बुरी बला है, फिर कभी भी उसने लालच नहीं किया। रुचि अपने बेटे के लिए रिश्ता देखते देखते थक जाती है, पर उसकी बेटी छाया के लिए कहीं भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। ऐसी एक दिन रुचि अपने भाई वीरेंद्र से बात कर रही होती है। भैया, मैं तो थक गई हूँ छाया के लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर। किसी का घर सही नहीं होता तो कोई लड़का सही नहीं होता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छाया ही लड़के को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि लड़का उसके समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ भैया, मैं क्या करूँ? अब देख बहन, अब पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती, अब तो तुझे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा। अरे भैया, आप ही बताओ मैं कैसे एडजस्ट कर लूं? अपने पिता की लाडली थी छाया, और आपको पता है जब ये आखिरी सांस ले रहे थे ना, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा छाया के सपोर्ट में रहूं और उसके ऊपर कोई भी फैसला न थोपूं मैं। अरे बहन, अरे कभी कभी बच्चों की खुशियों के लिए उनके ऊपर अपना फैसला थोपना पड़ता है। अरे बच्चों की सुन के क्या ही मिला है किसी माँ बाप को? हाँ, अरे तुम समझदार हो, तजुर्बा है तुम्हारे पास, उम्र हो चुकी है। अरे तुम उसे ज्यादा जानती हो, और वैसे भी वो बच्ची है, उसे क्या ही पता। नहीं भैया,
शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि उम्र भर का साथ होता है। और मैं अपनी बेटी की शादी कहीं भी नहीं करवा सकती। अगर आपकी नजरों में कोई अच्छा लड़का है तो बताना। वीरेंद्र आगे कुछ नहीं बोल पाता। इससे पहले ही रुचि फोन काट देती है। समय गुजरता है और एक दिन वीरेंद्र अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए रुचि के पास आता है और रुचि का मुंह मीठा करवाते हुए उससे कहता है, अरे बहना, अरे मिठाई खा तू। पर भैया, ये मिठाई किस चीज की? अरे तुम्हें हमारी छाया के लिए 36 गुणों वाला लड़का चाहिए था ना। अरे मैं बात कर कर आया हूँ। अरे बिल्कुल वैसा ही ढूंढ के लाया हूँ जैसा छाया बिटिया को चाहिए। सच में? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे नाम क्या है, फैमिली कैसी है, क्या करता है? अरे अरे सब बताऊंगा, ठंड रख। अरे पहले चाय तो पिला दे। चाय पीते पीते बताऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रुचि अब छाया को चाय बनाकर लाने को कहती है। कुछ देर बाद छाया चाय बनाकर ले आती है। वीरेंद्र लड़के की फोटो छाया को दिखाता है। अरे बिटिया, अरे लड़के का नाम रोहित है। अरे खुद का बिजनेस है, अब बहुत बड़ा परिवार नहीं है, कम लोग रहते हैं, इकलौता बेटा है, बहुत खुश रहेगी तू। छाया जैसा लड़का चाहती थी उसे इस बार वैसा ही लड़का मिलता है, इसलिए छाया इस शादी के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते बहुत जल्द और छाया की और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद छाया अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो इस बात से अनजान थी कि वो जिस घर में बहू बनकर आई है उनका भी कोई सच है। पर वो सच क्या है? अपने हाथ में चाय लिए वो अपने पति के पास आती है। रोहित जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस? कौन सा ऑफिस यार, मैं कोई ऑफिस नहीं जाता। चुपचाप से सो जाओ। ऑफिस नहीं है, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे क्या बहू, तू भी इसकी बातों पर ध्यान देती है। तू तो जानती ही है ना, मेरे बेटे को मजाक करने की बीमारी है। और नालायक तू, कब उठेगा? बहू तुझे कब से उठा रही है, तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? अरे बहू तू जाकर ना बाकी के काम कर ले, और मैं ना इसको उठाती हूँ। जब इसको 2-4 चांटे पड़ेंगे ना, तब ये खुद उठकर बैठकर तैयार हो जाएगा। अपनी सास की बात मानकर छाया चाय रख के वहीं चली जाती है तो कुंती रोहित के बगल में बैठकर उसे थप्पड़ मारती है। तुरंत रोहित उठकर बैठ जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे माँ, हारती क्यों है यार? राजा सो रहा था, खींच के थप्पड़ मारा आपने। गाल भी सूज गए। क्या हो गया? तेरी बीबी तुझे कब से उठा रही है, और निकम्मे तू कब से सो रहा है, और अभी एक थप्पड़ क्या पड़ गया तुझे? उठ के बैठ गया ना। अरे माँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, देर रात तक काम करता हूँ। लेकिन आप लोग तो समय पे सोते हो, तो जल्दी उठते हो। मैं लेट सोता हूँ तो मैं लेट उठूंगा ना। और बात रही छाया की, तो उसको बोल दो ना मुझे ना उठाया करे, मैं खुद उठूंगा। अरे यार शादी ना होगी, पता नहीं क्या बवाल हो गया है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा, ठीक है? और ये गुस्सा ना मुझे मत दिखाइयो, समझा? वरना ना 2-4 थप्पड़ और पड़ेंगे तुझे। अरे बेवकूफ, उसको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तू ऑफिस नहीं जाता, और ना ही तेरा कोई ऑफिस है। ये सब तो तुझे और मुझे पता था ना। अरे उसको क्या पता कि तू ढाबे पे काम करता है। उसके सामने तू मुंह बंद रखेगा ना तो ज्यादा फायदा रहेगा। जहाँ दोनों माँ बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहीं कुंती के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, और जब छाया दरवाजा खोलती है तो खुद के सामने एक आदमी को देखती है। जी आप कौन? मैं इस घर का मकान मालिक हूँ। जा अपने पति को बुला के ला और उसको जाकर बता कि उसका मकान मालिक आया है किराया लेने के लिए, और अगर इस बार उसने किराया नहीं दिया तो तुम सबको सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये कैसी बदतमीजी है? और ये घर आपका कब से हो गया? ये घर तो रोहित जी का है। तो आखिरकार तुझ जैसी मासूम लड़की को पागल बनाकर ले आए वो इस घर में। क्या क्या कह रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए हैं? और नहीं तो क्या। अरे इस कुंती ने अपने बेटे की शादी के लिए पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे, और तुमको पता है सभी को पता चल जाता था इसकी बेटे की हकीकत, और इसलिए हर बार इसका रिश्ता टूट जाता था। लेकिन तुमने पता नहीं जाने कैसे इससे शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। रोहित जी का तो खुद का बिजनेस है ना, भला वो इस तरह झूठ क्यों बोलेंगे मुझसे? क्या कहा? बिजनेसमैन? अरे इसका कोई बिजनेस नहीं है भाई, बल्कि ये तो एक ढाबे पे काम करता है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो बुलाओ अपनी सास और पति को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
उस आदमी के बाद तो छाया को मानो कि धक्का लगता है, जहाँ कुंती और रोहित आते हैं और मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे आओ आओ बिजनेसमैन, मैंने सुना आपका तो बिजनेस खड़ा हो चुका है। अरे जब इतने ही बिजनेसमैन हो तो घर का किराया क्यों नहीं देते? तुमको ना तुम्हारा किराया मिल जाएगा, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना, मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। कुंती की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, मेरी बात सुन तू। बस बस अब आगे कुछ भी मत बोलना। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, गलती तो मेरी माँ की है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा और तभी उन्होंने मेरी शादी इस घर में करवा दी, जहाँ सुबह की शुरुआत ही झूठ से होती है। भैया, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे आप ही तो बिचौलिया थे ना। आपको मेरी बेटी की शादी नहीं करवानी थी तो बोल देते, मैं खुद ही लड़का ढूंढ लेती। अरे माफ करना बहन, अब वो क्या है ना, इन लोगों ने मुझे पैसा दिया था और कहा था रोहित की शादी करवा दूं, तो मैंने करवा दी। और शादी के बाद ये और पैसा देने वाले थे, इसीलिए लालच में मैंने तेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। और पैसों की लालच में आपने अपनी भांजी की लाइफ स्पॉइल कर दी। अरे समधन जी और बहू, जैसा आप लोग समझ रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। अरे एक समय ऐसा था ना, जब हम लोग बिजनेसमैन थे और हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा समय ज्यादा दिन तक किसी के भी साथ नहीं रहता। और फिर हमारा भी बुरा समय आया और हम बर्बाद हो गए। हमारा ना सब कुछ छिन गया और हमें हमारा शहर छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा और हमारा सब कुछ खो गया। अरे हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी अपनी बहू को। और बहू, तुझे लगता है ना कि हमने तुझे कभी प्यार नहीं दिया या फिर वो सम्मान नहीं दिया जो तुझे चाहिए, तो तू जा सकती है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर छाया अपने ससुराल में बिताए हुए अच्छे पलों को याद करती है। आप लोगों ने भले ही झूठ बोला हो, पर मैं आपके प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जोड़ियां तो भगवान के घर से बनकर आती है ना। मैं अब इस घर की बहू हूँ और मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। बिचौलिया यानी अपनी माँ के सारे रिश्तेदारों से मैं सब नाते रिश्ते खत्म करती हूँ। माँ, यही मेरा घर है, अब आप लोग चले जाइए यहाँ से। यही मेरा संसार है, यही मैं रहूंगी अब। माँ जी, मैं अपने घर की कंडीशन ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर काम करूंगी अब। छाया की बात से रोहित और कुंती दोनों सहमत होते हैं और कुछ ही दिनों में एक लिमिटेड कंपनी में छाया की जॉब लग जाती है और वो अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए बाहर काम करती है, पर वो अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। मधु की माँ बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाया करती थी और मधु को भी गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से गाजर का हलवा बनाने के लिए कहती रहती। माँ सुनो ना, आज मेरा गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए जल्दी से गाजर का हलवा क्यों नहीं बना देती? अरे बेटा, तू जो कह रही है ना वो बना ही दूंगी मैं, लेकिन तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे माँ, आप भी ना गाजर का हलवा बनाने के बदले भी मुझसे काम करवाओगी। अच्छा बताओ क्या काम करना है? एक काम कर, जल्दी से ना बाजार चली जा और ये जो सारा सामान है ना वो ले आ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप हलवा जरूर बनाना। मधु वहाँ से सामान लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद कमला के घर उसकी मुंह बोली बहन आती है, जो कि कमला से कहती है, अरे क्या बात है कमला बहन, आजकल तो नजर ही नहीं आती आप। अरे कहाँ ही जाए हम, मन ही नहीं करता है। घर के काम काज में इतना ज्यादा व्यस्त रहती हूँ ना मैं, लेकिन कहीं कदम रखने का टाइम ही नहीं मिलता। घर के कामों में लगी रहती हूँ बस मैं। मैंने सुना है तुम्हारी बेटी अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो कुछ सोचा है या नहीं उसकी शादी की? अरे सोच तो मैं यही रही हूँ, लेकिन इतना पैसा है कहाँ? अरे बेटी की शादी करवा सको। अरे तुझे मालूम है कि इसके पिताजी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है और पेंशन से सारा घर चलता है, तो शादी करवाऊंगी कैसे मैं इसकी? अरे पैसा आएगा कहाँ से इतना? अरे घर चल जाएगा ना, वही बड़ी बात है। अरे तो क्या हो गया, शादी में जरूरी थोड़ी है कि दहेज दिया जाए। अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना दहेज के शादी करते हैं। अरे बहन, आज के जमाने में ऐसे लोग मिल जाए ना, वही बड़ी बात होती है। अरे कोई बिना दहेज के अपनी बेटी को विदा कर देना, वो बेटी कितनी सुखी रहेगी। अगर बहन ऐसा होने लग गया ना, तो कोई भी बेटी अपने घर पे कुंवारी नहीं बैठेगी। मेरी नजर में एक बहुत
बहुत अच्छा लड़का है, अगर कहे तो बात कर लूं क्या उससे, फिर रिश्ता पक्का हो जाएगा। इतना कहकर रतन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मधु घर वापस आती है और कमला मधु को पूरी बात बताती है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप जानती हो ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपको मालूम है ना, मेरी शादी के बाद आप इस घर में अकेली रह जाओगी। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है मुझसे? अरे मुझे अकेलेपन के डर से तू अपनी शादी नहीं करेगी क्या? अपनी जिंदगी नहीं संभालेगी क्या? तेरा भी परिवार होगा, तेरे पास भी घर गृहस्थी होगी, सारी चीजें होंगी। अरे तेरे को उनको भी संभालना है, मैं तो अपने आप ही अपना देख लूंगी। माँ, मेरी जिंदगी और मेरा परिवार आप हो, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब जल्दी से जो मैंने बोला था, गाजर का हलवा बनाओ, फिर मुझे कॉलेज जाना है। कुछ देर बाद कमला मधु के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है, जिसे खाकर मधु कहती है, अरे वाह माँ, आप जैसा गाजर का हलवा पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। मजा ही आ गया। अरे पागल, तुम मेरी बेवजह ही इतनी तारीफ करती है। अब देख टाइम कितना हो गया, तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अरे हाँ माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे रुक जा महारानी, तेरे लिए गाजर का हलवा बना चुकी हूँ। अरे मैंने ना पैक करके रख दिया है, तू ले जा जल्दी। ठीक है माँ, मैं कॉलेज में जाके खा लूंगी। इतना कहकर मधु वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ मधु की सहेली उससे मिलती है और वो मधु से कहती है, यार मधु, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद नजर आई। हाँ यार, क्या बताऊँ, कुछ समय पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद माँ को घर में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बहुत दिनों बाद आज कॉलेज आई हूँ। हाँ, मैंने सुना था, मुझे बहुत बुरा लगा। खैर कोई बात नहीं, कॉलेज चलते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक में अच्छे से बात करते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाकर लेक्चर अटेंड करती हैं और लंच के वक्त दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती हैं। तभी मधु नीता को अपनी माँ का बनाया हुआ गाजर का हलवा देते हुए कहती है, ये ले नीता, गाजर का हलवा मेरी माँ ने आज सुबह ही बनाया है। अरे वाह, आंटी के हाथों का गाजर का हलवा, मजा ही आ गया। आंटी के हाथों का गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। नीता गाजर का हलवा खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह मधु, मजा ही आ गया। काश ये गाजर का हलवा कॉलेज की कैंटीन में भी बनता तो कितना मजा आता ना, रोज गाजर का हलवा मिलता खाने को। वैसे तो कह तो तू सही रही है, पिताजी के जाने के बाद हमारी घर की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही, लेकिन हाँ, अगर हम कॉलेज में प्रोफेसर से बात करके अपनी माँ का बनाया हुआ गाजर का हलवा यहाँ बेचें, तो शायद हमारी घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। देख मधु, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ही कुछ होगा और उन्हें गाजर का हलवा चखाना भी पड़ेगा। मधु नीता की बात पर थोड़ा विचार करती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम आपके बनाए हुए स्वादिष्ट गाजर के हलवे को अपने कॉलेज की कैंटीन में बेचें। सोचो, अगर हमें कॉलेज की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और पिताजी की पेंशन से वो वैसे भी घर नहीं चल पाता। अगर किसी आसपास वाले लोगों ने देख लिया और उनको पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माँ, लोग क्या सोचेंगे आप इस बारे में मत सोचिए, हमें बस अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको अच्छे से अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, जैसा पिताजी चाहते थे, और मेरा यकीन मानिए, सभी को आपके हाथों का बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद आएगा, और आप बस इस काम के लिए राजी हो जाइए। ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। कमला मधु की बात मान लेती है और मधु भी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को गाजर का हलवा कैंटीन में लाने के लिए मना लेती है और कुछ दिनों बाद मधु अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा कैंटीन तक पहुँचाने लगती है और वहाँ का गाजर का हलवा कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट तक सबको बहुत पसंद आया। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कॉलेज की कैंटीन का सारा काम अब मधु की माँ को मिल जाता है, तो कैंटीन में काम करने वाला शेफ इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। नहीं छोड़ूंगा इस माँ बेटी को, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था, बहुत शौक है ना इसे गाजर का हलवा बनाने का। अब मैं इन दोनों माँ बेटी का हलवा बना दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। मुझे बदला चाहिए और मैं बदला लेकर रहूंगा। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन हलवा वाली को तो उठा के कॉलेज के बाहर फिकवा कर रहूंगा। इतना कहकर रामू एक दिन चोरी से मधु के घर से आए हुए हलवे में
बहुत ही बड़ा चूहा डाल देता है और वहाँ कैंटीन के स्टूडेंट खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। एक स्टूडेंट के सामने चूहा आ जाता है और पूरे कॉलेज में हल्ला मच जाता है। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? घोर कलयुग आ गया है भाई। अरे कॉलेज के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे सबको बीमार करना चाहती है ये माँ बेटी। अरे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता तो मत बनाती। अरे चूहा कौन डाल के देता है? डाला तो डाला, इतना बड़ा चूहा डाला, ऊपर से अरे बच्चों को बीमार कर डाला। शर्म आती भी है या फिर बेच के खा गई तुम लोग? हाँ, अरे बच्चों को बीमार कर दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। पुलिस पुलिस आओ, इन्हें ले जाओ। अरे इन्होंने गलत किया है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मर गया तो फांसी पे चढ़ा देना इन्हें। अरे नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, ये तो बस हलवा ही है। अरे मैंने खुद चेक किया है, सही है हलवा। अरे अरे तो ये फिर चूहा क्या टॉम एंड जेरी से निकल कर आ गया और घुस गया? चूहे ने बोला होगा हलवे को, हलवे मैं आ जाऊं। हलवे ने बोला होगा हाँ आ जा, तो चूहा हलवे में कूद कर अपनी जान दे गया। या फिर चूहे का ब्रेकअप हो गया होगा, तभी तुम्हारे गाजर के हलवे में कूद कर सुसाइड कर लिया उसने। अरे शर्म आती है या बेच दी माँ बेटी ने? अरे एक तो मैं था जो कैंटीन में खाना बनाता था तो सबको दिखाकर बनाता था, सबके सामने बनाता था। लेकिन तुम तो घर से बना के लाती हो और वो भी चूहा डाल के। अरे चूहों को हमारे देश में पूजा जाता है। अरे प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर साहब, अरे मेरी बात सुनिए जरा। अरे अभी भी समय है, अरे निकाल कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ पुलिस बुलाओ, जेल भिजवाओ, वरना क्या पता आज तो हलवे में चूहा है, कल को चूहा बिरयानी, चूहा रायता क्या दे देगी? मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं और मधु और उसकी माँ को बहुत सुनाते हैं। जब ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुँचती है तो वो पुलिस बुला लेते हैं और मधु की माँ को अरेस्ट करवा देते हैं, वो भी फूड पॉइजनिंग का इल्जाम लगाकर। सर, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया, ये जरूर कोई चाल है, मेरी माँ को फंसाया जा रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है और आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूंगी। मधु, यहाँ कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। एक काम करते हैं, चेक करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि गाजर के हलवे में चूहा कैसे आया। हाँ नीता, तू सही कह रही है, जल्दी चलो, मैं अपनी माँ को 1 मिनट भी जेल में नहीं रहने दे सकती। नीता और मधु दोनों ही कॉलेज की कैंटीन के कैमरे को चेक करने के लिए जाते हैं और फुटेज में उन्हें नजर आता है कि पुराना शेफ रामू ने उस हलवे में चूहा मिलाया था। ये जाने के बाद प्रिंसिपल को फुटेज दिखाती है और अपनी माँ को जेल से बाहर निकलवाती है। नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं छोड़ूंगा। हमें बाद में देखना, पहले जो काम तुमने किया है उसकी सजा भुगतो। तुमने बदला लेने के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब कर दी, उनके संग खिलवाड़ किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। देख लूंगा, अरे दोनों माँ बेटी को देख लूंगा। अरे अरे छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा मैं। पुलिस रामू को जेल में बंद कर देती है और मधु अपनी माँ से कहती है, माँ अब आप बेफिक्र होकर अपना गाजर का हलवा कॉलेज की कैंटीन में ही नहीं बल्कि और भी होटल में सेल कर सकती हैं। जब आपकी बेगुनाही के बारे में सभी को मालूम हुआ तो हमें कुछ होटल के ऑफर भी आए हैं कि हम उनके लिए गाजर का हलवा बनाकर उन्हें दें। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट भी की है। अरे मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम गाजर का हलवा बनाकर और बेचेंगे तो हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा। भगवान जी, आपने ना बहुत अच्छा किया। बेटा वैसे तू ना होती ना मैं कुछ नहीं कर पाती, तेरी बदौलत इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ। अब कामयाबी हासिल करने का वक्त है, जल्दी घर चलिए, हमें बहुत सारा गाजर का हलवा बनाकर कैंटीन और होटल्स में देना है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मधु और उसकी माँ अब तो हर दिन पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं और अपने स्पेशल गाजर के हलवे का वो रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, जहाँ बड़े बड़े होटल से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो अपना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बेचते हैं। गाजर के हलवे के अलावा बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें अपने रेस्टोरेंट में रखते हैं, जिन्हें खाकर ग्राहक बहुत खुश होते हैं। अरे अरे ये माँ बेटी दिन प्रतिदिन फेमस होती जा रही हैं।
अरे क्या खा रहा है तू? मैं गाजर का हलवा खा रहा हूँ। गाजर का हलवा, ये कहाँ से आया? वो एक माँ बेटी बेचती है ना, तो मैंने मंगवाया है। तूने भी मंगवाया? तू उनके साथ मिला हुआ है? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, अरे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे मार क्यों रहे हो? अरे अरे लगती है। लगती है तभी मार रहा हूँ। अरे गाजर का हलवा खाएगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद गाजर का हलवे का नाम मत लियो। नहीं लूंगा भैया, मत मारो बस। भैया क्या हुआ? थक गए होगे ना? हाँ, थक गया हूँ। गाजर का हलवा खाओगे? अरे तुझे तो मैं बताता हूँ। पिछले 2 हफ्तों में राधिका अपने पति रोहन से बहुत नाराज थी और राधिका की नाराजगी देखकर रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक दिन रोहन राधिका को मनाने के लिए उसके पास आता है और राधिका से कहता है, अरे क्या हुआ राधिका, ऐसे कब तक नाराज रहोगी तुम मुझसे? अरे नाराजगी को छोड़ दो और मान जाओ ना। अरे रहने दो ना, आपको मेरी नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता होता ना तो मुझे मनाने की कोशिश करते, पर यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही दिखाई देता है। मेरे लिए तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। अच्छा बाबा सॉरी। और हाँ, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए ना एक तोहफा लेकर आया हूँ छोटा सा। आंखें बंद करो। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? देखो, अगर आपने फिर से मेरे साथ मजाक किया तो याद रखना, इस बार मैं बहुत लंबे टाइम के लिए ना नाराज हो जाऊंगी आपसे। अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आंखें बंद तो करो। रोहन के कहने पर राधिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही रोहन एक सुंदर सा नेकलेस सेट राधिका के हाथ पर रखता है और कहता है, अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राधिका रोहन के कहने पर अपनी आंखों को खोलती है और नेकलेस सेट देखकर राधिका बहुत खुश होती है और वो खुशी से अपने पति को गले लगा लेती है और कहती है, वाओ रोहन, ये मेरे लिए है। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूँ, वो मेरी दूसरी पत्नी है ना, उसके लिए लेकर आया हूँ। अरे कैसी बात करती हो तुम, बिना हद कर देती हो यार। जब मेरी पत्नी तुम हो तो तुम्हारे लिए लाया हूँगा ना। लेकिन कुछ भी कहो रोहन, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। आपका ये सरप्राइज देखकर ना मेरी नाराजगी एक बार में ही छू मंतर हो गई। सच में ये मुझे बहुत पसंद आया। देखा, मुझे पता था ये देने के बाद मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला तुम्हें मनाने में। देखा तुम कितनी जल्दी मान गई, इसीलिए मैं ये लेकर आया था ताकि मेरी पत्नी बहुत जल्दी मान जाए और अपना गुस्सा जल्दी से थूक दे। अच्छा ये तो बताओ कि ये तोहफा कितने का है? ये देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ महंगा तो होगा ही, प्योर गोल्ड है और इसके ऊपर जो नग है ना वो हीरा है असली। अरे फिर तो ये बहुत महंगा होगा। रोहन, किसने कहा था आपको इतना महंगा सरप्राइज देने के लिए? अरे आप तो जानते हो ना कि कैसे कैसे हम लोग अपनी हर चीज मैनेज करते हैं, फिर भी ये सब करने की क्या ही जरूरत थी आपको? जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी खूबसूरत हो ना, उसका पति तो कुछ भी कर सकता है, चांद तारे भी तोड़ के ला सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी खूबसूरती के आगे, और ऐसे सरप्राइज देना तो बनता है। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे होते हैं, तभी उनके घर मीना नाम की औरत आती है और मीना बार बार राधिका को पुकारने लगती है। राधिका, ओ राधिका, कहाँ हो? जल्दी आओ। मीना के बार बार पुकारने पर राधिका मीना के पास जाती है और उससे कहती है, अरे अरे मीना बहन, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे बहन, तुम्हें पता भी है पड़ोस में क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ है पड़ोस में और किसके घर में हुआ है? अरे बहन, शांति आंटी है ना, उनके घर में चोरी हुई है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो पूरे मोहल्ले में सबसे अमीर औरत है। उनके पास ना धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, तभी तो कल रात उनके घर में चोरी हो गई। और पता है, इस चोरी से ना बेचारी आंटी का रो रो कर ना बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, पता नहीं क्या बीत रही होगी आंटी के ऊपर। अरे उन्होंने तो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, फिर कैसे चोरी हो गई? अरे यही तो सोचने वाली बात है राधिका, कि शांति आंटी के घर के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उनके घर में चोरी हो गई। और सोचो, हम जैसे लोगों के घर के बाहर तो कैमरा भी नहीं लगा, तो हमें कितना डर होगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे सच बताऊं राधिका, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच कर कि इस चोरी से आंटी का कितना नुकसान हुआ होगा। उनके रोने की आवाज सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया। सच बता रही हूँ राधिका, जिसने भी चोरी की है ना, भगवान कभी भी उसको खुशी ना दे।
हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो चोर लोगों से ना बहुत नफरत होती है। अगर भगवान उन्हें सही सलामत 2 हाथ पैर देते हैं तो क्या जरूरत है उनको दूसरों के घर में चोरी करने की। ईमानदारी और मेहनत से कमा के खा नहीं सकते क्या? मीना की बातें सुनकर राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो मीना के जाने के बाद अपने सारे जेवर अच्छे से अपने कमरे की अलमारी में रख देती है और ताला लगा देती है। अब जितना हो सके ना उतना मैं अपने घर में रहूंगी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता इन चोरों का, कब कहाँ किसके घर में चोरी कर ली। हे भगवान, इन चोरों को ना नरक में भी जगह मत देना। अरे कीड़े पड़ेंगे इनको, जब जाकर इनको समझ आएगा कि गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। इसी तरह कुछ दिन बाद एक बार फिर से रोहन राधिका के लिए एक डायमंड की अंगूठी लेकर आया था और उस डायमंड की अंगूठी को देते हुए वो कहता है, हाय माय ब्यूटीफुल वाइफ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए डायमंड की अंगूठी लेकर आया हूँ और ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में बहुत सुंदर लगेगी। क्या बात है, आज अचानक से मेरा पति मुझ पर इतना मेहरबान कैसे होने लगा? अरे कितनी बार तुमको बताऊं, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो उसका पति तो चांद तारे भी तोड़ सकता है, तो ये क्या चीज है? और जो पत्नी से करे प्यार वो पत्नी को कैसे ना दे तोहफा। अच्छा वैसे ये बताओ, ये डायमंड की अंगूठी कहाँ से लेकर आए हो तुम, और ये कितने की है? क्योंकि डायमंड की चीजें तो बहुत महंगी होती हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, महंगी तो है, लेकिन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तुम्हारे चेहरे पे जो इसे देखकर स्माइल आई है ना, उससे ज्यादा महंगी तो है नहीं। तुम्हारी स्माइल देखने का जो खर्चा होता है ना, ये वो है बस। सच में रोहन, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, तभी तो मुझे ऐसा पति मिला। भगवान हर 7 जन्मों में ना मुझे आपकी ही पत्नी बनाकर भेजे, क्योंकि आप मुझे बहुत खुश रखते हो और आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। डायमंड की अंगूठी लेकर राधिका तो बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रोहन जैसा पति पाकर वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। लेकिन क्या राधिका का सोचना बिल्कुल सही था? ये तो कहानी में अब आगे देखने पर ही पता चलेगा। इसी शाम राधिका मार्केट से सब्जी लेकर घर पर आ रही थी, तभी रास्ते में राधिका को उसकी पड़ोसन मधु मिल जाती है और मधु राधिका से कहती है, अरे राधिका बहन, मुझे ना तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलो ना, आखिर क्या बात है बहन? अरे तुम्हें पता चला? अरे हमारे मोहल्ले में चोरी हुई है। वो है ना शांति आंटी जी, उनके घर में। हाँ बहन, बहुत बुरा हुआ आंटी के साथ। अरे देखो, बुरा मत मानना, जिस दिन उनके घर पे चोरी हुई थी ना, उसी रात मैंने भाई साहब को नीचे घूमते फिरते देखा था उनके घर के आसपास। अरे बहन बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि देखो, अपनी जुबान ना संभाल कर बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चोर कहने की? देखो बहन, मैं नहीं बोलती कि तुम्हारे पति ने चोरी की है। अरे शक तो उन्हीं पे जाएगा ना, क्योंकि वही वहाँ पर घूम रहे थे। अरे शायद से गलत संगत में पड़ गए होंगे तुम्हारे पति, तभी ये सब कर रहे हैं। हे भगवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही मुंह पर मेरे पति के बारे में बोल रही हो। अरे जरा अपने पति पर ध्यान दो, क्या पता तुम्हारा पति ही चोरी करता हो पूरे मोहल्ले में। अरे माफ करना बहन, मैंने ये सब बातें बोलकर ना तुमसे बहुत बड़ी गलती की है। अरे इंसानियत के नाते तुम्हें बात बताई और तुम मुझ पे ही भड़क रही हो। अरे ये ना एक दिन ना सबके सामने सच आ ही जाएगा, ठीक है? मधु की बातें सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर चली जाती है। और इसी तरह से एक दिन राधिका के घर रोहन का दोस्त विजय और नकुल आते हैं। राधिका उन दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाती है। तभी नकुल मजाक में राधिका से कहता है, और भाभी सब बढ़िया तो है ना? हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा आपको पता है, आजकल आपके दोस्त ना मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में मुझे गोल्ड का नेकलेस दिया था और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में मुझे डायमंड की अंगूठी भी दी है। सच में बहुत अच्छे हैं आपके दोस्त। भाभी जरा आपको उससे पूछना चाहिए था कि वो ये सब लाता कहाँ से है। भाभी जब हम एक साथ पढ़ते थे ना, तब उसकी आदत थी, वो किसी का पेन, किसी की कॉपी, किसी की बुक, कुछ भी चुरा लिया करता था। एक बार तो उसने गली के कुत्ते का बिस्किट चुरा लिया था, खुद भी खाया और सभी दोस्तों को खिलाया। बाद में पता चला हमें कि वो कुत्ते का बिस्किट था। सच बता रहा हूँ भाभी, बहुत गंदी आदत है उसकी चोरी करने की। नकुल की बातें सुनकर राधिका को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि राधिका और रोहन की अरेंज मैरिज हुई थी और इन दोनों को एक दूसरे की शादी से पहले की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए राधिका के मन में रोहन को लेकर अब शक पैदा होने लगा था। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है ना? कहीं सच में मेरा पति तो चोरी नहीं कर रहा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो ऐसा हो रहा है जैसे गली गली में शोर है, मेरा पति चोर है और मुझे ही नहीं पता इसके बारे में।
इसके बारे में तो मुझे पता लगाना होगा। अब मुझे ही रोहन को रंगे हाथों पकड़ना होगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि सच में मेरा पति चोर है या फिर बेकार में ही गली गली में शोर है। राधिका को अपने पति पर शक होने लगता है और वो अपने मन में शक को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इस शक को हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी, इसलिए राधिका जानबूझकर रोहन पर नजर रखना शुरू करती है। ऐसे एक रात दोनों पति पत्नी सो रहे थे, लेकिन रोहन बार बार करवटें बदल रहा था। वो चुपके से तकरीबन रात को 1:30 बजे उठकर अपने किसी साथी को फोन करता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। तभी राधिका भी उठकर रोहन का पीछा करने लगती है। हे भगवान, पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे मन में जो शक था वो शक नहीं बल्कि सच्चाई है। यहाँ तो सच में मेरा पति चोर है। रोहन घर के बाहर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर रोहन का एक साथी आता है। उसके बाद रोहन और उसका साथी दोनों आगे की ओर निकल पड़ते हैं। वो दोनों एक प्राचीन भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। दोनों हनुमान जी के बाहर लगा हुआ मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंदिर में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति सोने की बनी हुई थी। ये सब देखकर राधिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, यानी कि सच में मेरा पति चोर है। यानी कि अब तक धोखे में रह रही थी मैं। रोहन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं इनके खिलाफ आवाज उठाकर ही रहूंगी, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। राधिका ने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ ही समय में पुलिस भी आ जाती है। राधिका वहाँ पर शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। मंदिर के पुजारी, आस पड़ोस के लोग मंदिर के पास आते हैं और पुलिस वाले रोहन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद राधिका गुस्से में रोहन से कहती है, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे कम से कम शादी के बाद तो अपने जीवन में तुमको सुधार कर लेना चाहिए था। यहाँ तो शादी करने के बाद भी तुम्हारा वही हाल है। और तो और मुझे पता भी नहीं था कि तुम शादी से पहले भी चोरी किया करते थे। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा, मुझे माफ कर दो। वो बचपन में टाइम पास में चोरी करते करते मुझे आदत हो गई और अब जाकर मैं बहुत ज्यादा चोरी करने लग गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप में चोरी कर बैठता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं चोरी ना करूँ, लेकिन मैं कर बैठता हूँ। यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कारण तुम्हें तकलीफ होगी। हमेशा चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें महंगी महंगी चीजें और पूरी दुनिया की सारी चीजें लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं, लेकिन मैं ही पागल था। दूसरों की खुशियां चुराकर अपने घर में खुशियां नहीं लाई जा सकती। मुझे माफ कर दो। राधिका की हिम्मत देखकर आसपास के लोग राधिका का खूब हौसला बढ़ाते हैं और कुछ महीने बाद राधिका रोहन से डिवोर्स लेकर अपनी जिंदगी में हंसी खुशी आगे बढ़ जाती है।